कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा। मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे एंड तक लड़ना है, मुझे बस लड़ना है और मैं लड़ा, आखिरी तक लड़ा। तब ये चीज़ मेरे दिल से निकली कि अब आईआईटी जेईई तो क्लियर करके रहेंगे। मैं शो रिजल्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, मुझे मेरी रैंक दिखती है आईआईटीएन। ये नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज बनती है कि एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम क्लियर कर रखी होगी, 10th-12th बोर्ड में टॉप कर रखा होगा, रिनाउंड कोचिंग एलन रेजोनेंस जैसे के अंदर में लाखों रुपए फीस भरकर कोटा में जाकर कोचिंग ले रखी होगी और तब जाकर फाइनली आईआईटी जेईई क्रैक की होगी। लेकिन मेरी स्टोरी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी। माय नेम इज देवराज, आई एम फर्स्ट ईयर अंडरग्रेड स्टूडेंट एट आईआईटी मद्रास। मेरी ऑल इंडिया रैंक 5877 आई थी। अब ये कहानी स्टार्ट होती है क्लास 9 से। क्लास 9 तक मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो क्लास में बहुत ज़्यादा मस्ती करता था। मतलब मैं पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ें कर लेता था। स्कूल में हमेशा ही सारे टीचर्स मेरे ऊपर में चिढ़े रहते थे। अब उसके बाद फिर 10th की एग्ज़ाम हो जाने के बाद में 3 महीना मैंने सिर्फ एन्जॉय किया है। मैं सुबह उठता था, मोबाइल खेलता था, टीवी देखता था, खाना खाता था, फिर सो जाता था। अब वो 3 महीने मेरे पूरे ऐसे ही चले गए। उसके बाद फिर टाइम आता है कि हमें डिसाइड करना था कि अभी आगे क्या करना है, कौन-सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, सब लोग अलग-अलग चीज़ रिकमेंड करते थे। मेरा ऐसा ही होता था कि मैं मोबाइल पे सिर्फ एक ही चीज़ सर्च करता था कि सबसे ज़्यादा पैसे कौन-सी जॉब में मिलते हैं। 2-3 नाम मेरे सामने आते थे, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उसके लिए कॉमर्स लेना था, लेकिन उसके लिए मेरे घर वाले नहीं बोल रहे थे। सो उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि बड़ी-बड़ी कार्स, जो करोड़ों की कंपनी होती है, वो सिर्फ एंटरप्रेन्योर के पास होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। सो तभी 100% डिसाइड हो गया कि अब तो सिर्फ आईआईटी जेईई ही क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर मैं अपने स्कूल टीचर से मिला। उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली कि ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हमारे स्कूल के बहुत सारे टॉपर ने इसे दिए और फिर भी वो उसे क्लियर नहीं कर पाए और तेरे जैसे स्टूडेंट के लिए तो ये ज़रा इम्पॉसिबल है। अगर मैं हॉनेस्टली बोलूँ तो मैं उस समय पे आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को लेकर उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। लेकिन जब ये सारे लोग मुझे कहते थे, जब सारी दुनिया कहती थी कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, वो मेरे कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल के ऊपर में ले जाती थी। वो चीज़ मेरे ईगो को हर्ट कर गई और तब ये चीज़ मेरे दिल से निकली कि अब आईआईटी जेईई तो क्लियर करके रहेंगे। उसके बाद फिर मैंने खुद से यूट्यूब के ऊपर में सर्च किया कि एग्ज़ाम क्या होती है, इसके लिए कैसे पढ़ा जाता है, कौन से नोट्स यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद में फिर मैंने उसका पूरा डेटा निकाला। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैं कोटा जाकर वो लाखों रुपए की कोचिंग अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं ऑनलाइन पढ़कर ही आईआईटी जेईई क्रैक करूँगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जिस कोचिंग में मैं 10th तक पढ़ा, उसी कोचिंग में मैं कंटिन्यू करूँ जैसे बाकी सारे लोग कर रहे हैं। अब उस कोचिंग के बोर्ड पे आईआईटी जेईई तो लिखा होता था, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए लिखा होता था, क्योंकि एंड आते-आते उस कोचिंग के सारे स्टूडेंट्स बोर्ड्स ओरिएंटेड हो जाते थे। अब उसके बाद में उस कोचिंग में पढ़ाई स्टार्ट होती है। फिज़िक्स के 1-2 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब वो चैप्टर मुझे थोड़े-थोड़े समझ आ रहे थे। अब जब मैंने अपने मेंस के पीवाईक्यूज़ उसके बेस पे सॉल्व करके देखे, तो मुझे ये पता लगा कि ये एग्ज़ाम वाक़ई में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जो लेवल मुझे पढ़ाई जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। अब कोइंसिडेंटली मैंने ऑनलाइन 2-3 चैप्टर फिज़िक्स से करना स्टार्ट किया। मैंने उसे कंप्लीट किया, कांसेप्ट समझ में आने लगे। उसके बाद फिर से मैं अपने मेंस की पीवाईक्यूज़ के ऊपर में आया और उस समय पर मेरे मेंस के 60% पीवाईक्यूज़ सॉल्व होने लग गए। तब ये बात तो क्लियर हो गई थी कि अगर मैं इसी तरीके से एंड तक पढ़ते रहा, तो ऑनलाइन पढ़कर तो आईआईटी जेईई क्रैक हो जाएगी। और उस ऑनलाइन कोचिंग में पढ़कर मुझे ये समझ में आ गया था कि इस तरीके के बोर्ड्स ओरिएंटेड कोचिंग से पढ़कर आईआईटी जेईई क्रैक करना इम्पॉसिबल है। तब ये तो डिसाइड कर लिया था कि अब इस कोचिंग को छोड़ना है। लेकिन एक छोटी-सी गड़बड़ यहाँ भी हो जाती है कि मैंने उस कोचिंग की जो एडवांस फीस थी, जो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट थी, वो मैंने ऑलरेडी पे कर रखी थी। अब फिर मैं अपने घर आता हूँ और पेरेंट्स को बताता हूँ कि ऑलरेडी हम अपना पैसा तो वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन टाइम बचा है, उसको बचा लेते हैं। सो मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये बोला कि तुझे जैसा सही लगता है वैसा कर, बस जब एंड में रिजल्ट आएगा और अगर तेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो तुझे बिल्कुल भी ये नहीं बोलना है कि मेरी कोचिंग नहीं थी इसलिए मेरी आईआईटी जेईई क्लियर नहीं हुई। सो बस मैंने वो रिस्क ले लिया और वहाँ से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। अब जब क्लास 11th में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब मैं ऑलरेडी 3 महीना लेट था। सो ज़ाहिर-सी बात है कि 3 महीने के बैकलॉग भी होंगे। अब मैं पूरे 11th के अंदर में उस 3 महीने के बैकलॉग पे फोकस कर रहा था। मेरा ये गोल था कि वो मुझे बैकलॉग 11th के एंड तक कंप्लीट करने। मेरे पास उस समय पे एज़ सच कोई गाइडेंस भी नहीं थी कि किस तरीके से लेक्चर किए जाते हैं, किस तरीके से नोट्स किए जाते हैं और टेस्ट सीरीज़ कौन-सी देनी होती है। सो बस मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, वहाँ से वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट किया। अब उस समय पे मेरे पास में एज़ सच कोई गाइडेंस नहीं था। मुझे पता नहीं था कि नोट्स कैसे करने, लेक्चर्स कैसे करने, टेस्ट सीरीज़ कौन-सी देनी है। सो मैं बस वो लेक्चर करते गया, मुझे कांसेप्ट समझ में आते गए और जिस तरीके से मेरी 11th कंप्लीट हुई, तब जाकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे तो 60% सिलेबस ही कंप्लीट है और वो भी जो मैंने चैप्टर्स कर रखे हैं, उसके भी मेंस लेवल के क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे। अब फिर से मेरे पास में 2 चॉइसेस आती है कि मुझे एक तो डिसाइड करना था कि 12th में मैं 11th के बैकलॉग को क्लियर करूँ या तो फिर 12th के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ फोकस करूँ और अपनी पूरी 12th को 100% तरीके से कंप्लीट करूँ। मैंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी मेरी 11th वेस्ट हो चुकी थी उस 3 महीने के बैकलॉग पे फोकस करने पे। फिर जब मैंने एक्चुअल जेईई मेन की टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा पूरा 11th का सिलेबस और 12th का आधा सिलेबस पकड़ कर भी मेरे टेस्ट में 80 के ऊपर भी स्कोर नहीं आ रहा। लकीली उस टाइम पर ऑनलाइन एक स्ट्रैटेजी बता रखी थी कि हम फिर से बाउंस बैक कैसे करें, कैसे अपने टेस्ट को थोड़ा
इंप्रूव करे। तो मैंने उस स्ट्रैटेजीज़ के अंदर में थोड़े से चेंजेस करके उसे एज़ इट इज़ फॉलो करना स्टार्ट किया। मेरा स्कोर थोड़ा-थोड़ा बढ़ा, मुझे थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा अपने पढ़ाई के अंदर में। अब वो मंथ आता है जून 2022। वो मंथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा डाउन पीरियड था, क्योंकि उस मंथ में मुझे पता लगा कि मैं जितनी भी बुक्स कर रहा हूँ, मॉड्यूल्स कर रहा हूँ, वो सारी गलत जा रही है। वो एक्चुअल जेईई मेन लेवल की है ही नहीं। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डाउन पीरियड था कि जब मुझे पता लगता है कि मैं जितना भी अभी तक करते आ रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज़ें गलत जा रही है। ऐसा लग रहा था कि बस अभी प्रिपरेशन छोड़ दूँ, अभी सामने करके कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे फिर से वही बात याद आ जाती थी कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था। मैंने जिस पागलपन के साथ में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मुझे उसी के साथ में उसे कंप्लीट भी करना था। फिर उसके बाद मैंने एक दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की। मैंने सारी करेक्ट बुक, करेक्ट टेस्ट सीरीज़ ये सारी डिसाइड की और उसके बाद मैं अपने प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट किया। अब वो चीज़ें चलते गई, बुक्स थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, तो पहले-पहले थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आई, उसके बाद में उसको सॉल्व करने का टाइम थोड़ा कम होते गया। टेस्ट में भी स्कोर थोड़ा इम्प्रूव होते गया। फिर आती है जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट और तब मुझे पता लगता है कि मेरा 12th का सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जितना सिलेबस कंप्लीट है, उतने के साथ में ही अपनी जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट लिखूँगा। और वो डिसीज़न कहीं न कहीं गलत था, क्योंकि मैंने ज़्यादातर वो चैप्टर्स छोड़ रखे थे जिसका जेईई मेन में वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं। सो उसके बाद फिर मैं अपनी जेईई मेन देता हूँ। वो अटेम्प्ट मेरा इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं जाता। मेरे उस अटेम्प्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ 94 परसेंटाइल बने थे। अब ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके जेईई मेन में 97, 98, 99 है, तो आपके अच्छे परसेंटाइल है, अदरवाइज़ आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते। उसके बाद फिर मेरे जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट को टोटल 1 महीना बचा हुआ था। तब मैंने ये देखा कि मेरा असली गोल तो जेईई एडवांस था, मुझे तो आईआईटी जाना था। सो अगर मैं मेन से ठीक तरीके से क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल्स टू गेट इंटू आईआईटी? अब उसके बाद फिर मैंने फिर से एनालाइज़ किया कि मैंने अभी तक पढ़ कैसे रखा है। मुझे पता लगा कि मैं पढ़ रहा था अभी तक जेईई मेन प्लस जेईई एडवांस। अब मेरा सिर्फ़ एक ही गोल था कि मुझे इस 1 महीने के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस में 99 परसेंटाइल चाहिए। मेरी प्रिपरेशन के दौरान मुझे ये भी समझ में आया कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे प्रिपरेशन में। उसके बाद फिर मैंने सारे पीवाईक्यूज़ सॉल्व किए, उसका पैटर्न निकाला, एक्चुअल लेवल क्या होती है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते गया। पूरी 1 महीना लकीली मेरी स्ट्रैटेजी एकदम करेक्ट वे में काम कर गई। उसके बाद फिर मैं अपने जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट देता हूँ, अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया। अब वो रिज़ल्ट आता है रात में। मैंने अपना रोल नंबर डाला और जैसे ही शो रिज़ल्ट के ऊपर मैं क्लिक किया, मेरी उस अटेम्प्ट में बनी थी 98.89 परसेंटाइल। वो चीज़ मैंने घर पे बताई। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी मम्मी ने सबको रिलेटिव्स को फ़ोन किया और बताया कि मेरे बेटे ने जेईई क्रैक कर दिया है। अब सारे लोग खुश थे, रिलेटिव्स के भी फ़ोन आना चालू हो गए। लेकिन कहीं न कहीं मैं खुद अपने आप से इतना ज़्यादा खुश नहीं था, क्योंकि मेरा गोल तो जेईई एडवांस था। मुझे तो आईआईटी जाना था ना। अब उसके बाद मेरे जेईई एडवांस को बचते टोटली 1 महीना। तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि एक जेईई एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट करता है कि मुझे आईआईटी जाना है, लेकिन वो पूरे 2 साल बस अपने जेईई मेन को दे देता है और फाइनली जाकर जेईई एडवांस के लिए सिर्फ़ 1 महीना बचता है। अब उस 1 महीने के दौरान ये तो क्लियर था कि पूरा जेईई एडवांस का 100% सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की कि सबसे पहले मैंने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट निकाली और सारे वो चैप्टर्स की लिस्ट निकाली जिसमें से कंपैरेटिवली थोड़े ईज़ी क्वेश्चन आते हैं। वो दोनों लिस्ट में जो चैप्टर्स कॉमन थे उसकी एक अलग लिस्ट बनाई और उसको एक वे में सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, वो चैप्टर्स कवर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर मुझे धीरे-धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। मेरे एडवांस की टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स भी बढ़ना थोड़े-थोड़े स्टार्ट हुए। फिज़िक्स मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, केमिस्ट्री भी ओके था। लेकिन मैथ्स के अंदर में मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी, उसके क्वेश्चन मेरे से सॉल्व ही नहीं होते थे। मुझे कोनिक सेक्शन का बहुत ज़्यादा फ़ोबिया था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए और उसके बाद में मेरे कोनिक सेक्शन के भी क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो गए। एडवांस के अंदर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका एटीट्यूड, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड। अब एडवांस के पहले ऐसा कुछ नहीं था मेरे दिमाग में कि मेरी आईआईटी क्लियर होगी या नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे एंड तक लड़ना है, मुझे बस लड़ना है और मैं लड़ा, आखिरी तक लड़ा। मैं जेईई एडवांस का पेपर देकर घर आता हूँ। अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे बैच का जो जेईई एडवांस का पेपर था वो आज तक की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर है। जब तक रिजल्ट नहीं आ गया सारे लोग ऑनलाइन ये कह रहे थे कि पेपर की लेवल मॉडरेट है। अब पेपर की लेवल मॉडरेट मतलब आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए। वो सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अभी मेरी आईआईटी क्लियर नहीं हो गई। दिमाग में ये क्लियर हो गया था कि इस साल तो अपनी आईआईटी नहीं निकल रही। जुनून इस नेक्स्ट लेवल का था कि जब मैं पेपर देकर घर आया, मैंने उसी दिन से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जितनी भी मेरी बची हुई थी। मैं बस पागलों की तरह पढ़ते गया जब तक जेईई एडवांस का रिजल्ट नहीं आ जाता। ये बात बाहर भी पता लग चुकी थी कि मैं ड्रॉप ले चुका हूँ। अब बहुत सारे लोगों ने अपना जजमेंट देना स्टार्ट कर दिया कि हमने तो पहले ही बोला था कि आईआईटी ऑनलाइन पढ़कर क्रैक नहीं होती। बहुत सारे लोग मुझे पागल कहने लगे कि मेंस में इतनी अच्छी परसेंटाइल आने के बाद भी ड्रॉप ले रहा है। मेरे पेरेंट्स, उनको लगता था कि मेंस में इतनी अच्छी परसेंटाइल आई है, अब मैं किसी बड़े कॉलेज में जाऊँगा। लेकिन मैंने उनसे उनकी वो हैप्पीनेस भी छीन ली, जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय गोल। अब उसके बाद जेईई एडवांस के रिजल्ट का दिन आता है। वो दिन मेरे लिए ज़्यादा खास नहीं था क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरा सिलेक्शन इसके अंदर में नहीं होना है।
अब उस समय यूट्यूब के शॉर्ट्स के ऊपर मैं एक्सक्यूज़ गाना बड़े ट्रेंड में चल रहा था। सो मैंने भी ये सोच रखा था कि नेक्स्ट ईयर जब मेरा भी इस तरीके से रिज़ल्ट आएगा, मैं भी अपनी एक इसके ऊपर में रील बनाऊँगा। अब फाइनली मैं अपना रिज़ल्ट ओपन करता हूँ, उसके ऊपर मैं रोल नंबर डालता हूँ और शो रिज़ल्ट पर क्लिक करता हूँ। बैक ऑफ द माइंड मेरे वो गाना चल रहा है और ऐसा सीन है कि कंप्लीटली मैं नेक्स्ट ईयर इस तरीके से रिज़ल्ट ओपन करूँगा। मैं शो रिज़ल्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। मुझे मेरी रैंक दिखती है AIR 5877। वो देखते ही ये क्लियर हो गया कि टॉप 7 आर्टिस्ट तो अभी गारंटीड मिल रही है। लेकिन मुझे अब भी ऐसा लग रहा था कि ये कंप्लीट सीन नेक्स्ट ईयर का है और मैं नेक्स्ट ईयर अपना रिजल्ट इस तरीके से ओपन करूंगा। थोड़ी देर बाद जाकर मोबाइल में डेट चेक करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैंने फाइनली IIT जेईई क्रैक कर दी है। देखो, एक जेईई एस्पिरेंट जिसने अपने पूरे 2 साल दिए अपनी IIT प्रिपरेशन के पीछे, वो अपनी जेईई की यादें कभी भी नहीं भुला सकता। आज भी जब मैं अपने घर जाता हूँ, उस रूम में जाते ही, उस टेबल को देखते ही वो सारी 2 साल की यादें मेरे माइंड में फ्लैशबैक हो जाती है। वो स्लीपलेस नाइट, वो एक्सट्रीम हार्ड वर्क, वो पागलपन, वो सारी चीज़ें ज़िंदगी में कभी नहीं भुलाई जा सकती। जो पूरी जेईई की प्रिपरेशन है, वो भले ही आपको IIT तक पहुँचाए या ना पहुँचाए, लेकिन वो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना देगी, क्योंकि वो पूरे प्रिपरेशन के दौरान आप एक डिसिप्लिन सीख जाते हो। आप ये सीख जाते हो कि जो चीज़ आपके बस की नहीं है, आप उसे भी अचीव कर सकते हो। ये पूरे 2 साल के प्रिपरेशन के दौरान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आज अगर मुझे 2 चॉइस मिलते कि मुझे वो एक्सपीरियंस चाहिए या IIT चाहिए, तो मैं ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस को सिलेक्ट करूँगा रेदर देन IIT, क्योंकि मुझे पता है कि उस एक्सपीरियंस के साथ में, वो सारी डिसिप्लिन के साथ में मैं IIT से भी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ अचीव कर सकता हूँ आज के दिन में। मैं आपको बता दूँ कि जितनी ज़रूरत आपको IIT की नहीं है ना, उससे कई गुना ज़्यादा IIT को आप जैसे स्टूडेंट्स की है। क्योंकि IIT को अच्छी उसकी बिल्डिंग्स नहीं बनाती, बस उसके स्टूडेंट्स बनाते हैं। मुझे याद है, मैं एक दिन अपने मोबाइल के ऊपर में जोश टॉक देख रहा था अश्विनी ग्रोवर की, कि कैसे ये लोग अपने लाइफ में बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स करके जोश टॉक के ऊपर